आयकर विषय के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन्स। पूंजी लाभ कहते किससे हैं? किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं। यानी धारा 45(a) के अनुसार यदि हम किसी भी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं और इस हस्तांतरण के बदले कोई लाभ होता है तो ऐसा लाभ पूंजी लाभ कहलाता है और ये गत वर्ष में कर योग्य होता है। अब कोई आय पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। ये शर्तें हमारी इस प्रकार है। पूंजी लाभ के लिए सबसे पहले है संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए और जो ऐसी संपत्ति है वो पूंजी संपत्ति हो। इसके अलावा ऐसा हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए और हस्तांतरण के फलस्वरूप लाभ उत्पन्न होना चाहिए और ऐसा लाभ किसी भी प्रावधान के तहत कर मुक्त नहीं हो, तभी हम उसको पूंजी लाभ मानेंगे। अब पूंजी लाभ के लिए हमें जो हस्तांतरित संपत्ति है वो पूंजी संपत्ति होनी आवश्यक है। तो पूंजी संपत्ति किसे कहते हैं? पूंजी संपत्ति से आशय धारा 2(14) के अनुसार करदाता के पास रखी गई किसी भी प्रकार की चल या अचल संपत्ति से है जिसका प्रयोग व्यापार अथवा पेशे के काम में आ रहा हो या निजी प्रयोग में ले सकता है, तो उसे हम पूंजी संपत्ति मानेंगे। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा धारित कोई भी प्रतिभूति है जिससे प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत बनाए गए नियमन के अनुसार विनियोजित किया गया हो, तो इसे हम पूंजी संपत्ति मानते हैं। अब हम देखते हैं कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा व्यापारिक रहतिया या स्टॉक कहते हैं। व्यापार और पेशे के अंतर्गत व्यापारी जिस वस्तु का व्यवसाय कर रहा है और उस व्यवसाय से संबंधित कोई सामग्री, वो चाहे कच्चे माल के रूप में हो, चाहे अर्धनिर्मित माल के रूप में हो, चाहे निर्मित माल के रूप में हो या उपभोग योग्य सामग्री हो, किसी भी प्रकार की सामग्री हो जिसको वो स्टॉक के रूप में रखता हो, तो ऐसी संपत्ति को हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। यानी व्यापारिक रहतिया पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आ रहा है हमारा घरेलू प्रयोग की चल संपत्ति। यदि करदाता या उसका परिवार का कोई सदस्य उसकी घरेलू प्रयोग की, जैसे उसके वस्त्र हो गए, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, स्कूटर, टीवी, कूलर है, ये वस्तुएं हैं, इनको हम, ये जो चल संपत्ति है, इनको हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत जेवरात है, सोना चांदी प्लेटिनम है, ये चाहे धातु के रूप में हो या किन्हीं वस्त्रों के साथ सिले हुए हो या किसी भी रूप में हो। इसके अलावा मूल्यवान एवं अर्धमूल्यवान पत्थर हो, वो भी चाहे किसी भी रूप में हो, उसको हम घरेलू प्रयोग की चल संपत्ति नहीं मानेंगे और वो हमारी पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। इसके अलावा कोई पुरातात्विक संग्रहण की कोई चीज़ें हैं, ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स है, मूर्तियां हैं या अन्य कोई भी कलात्मक कार्य है जिनको हम चल संपत्ति नहीं मानेंगे। यानी ऐसी वस्तुएं पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि है जिसको हम पूंजी संपत्ति नहीं मान सकते हैं।
अब कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि से क्या तात्पर्य है। ऐसी भूमि जो किसी नगर पालिका या कंटेनमेंट बोर्ड जिसकी आबादी 10,000 या अधिक हो, या जिसकी स्थानीय सीमा 2 किलोमीटर, या जो 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका कंटेनमेंट बोर्ड में 6 किलोमीटर से अधिक हो, या 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका या कंटेनमेंट बोर्ड में की सीमा स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर की दूरी से दूर तक स्थित हो, तो ऐसी भूमि को हम कृषि भूमि कहते हैं। यानी जो शहरी भूमि नहीं हो उसे हम कृषि भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को हम पूंजी संपत्ति नहीं मान सकते। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जो स्वर्ण बॉन्ड है जो 6.5% है 1977 में इशू किए गए हैं, या 7% स्वर्ण बॉन्ड है, या राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा विशेष धारक बॉन्ड्स है, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत जारी किए गए स्वर्ण जमा बॉन्ड्स है। इनको हम पूंजी संपत्ति नहीं मान सकते हैं। अतः ये संपत्तियां पूंजी संपत्ति नहीं मानी गई है। अतः इसके हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ नहीं माना जाएगा। अब इसके अलावा हमारी कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनको हम पूंजी संपत्ति मान लेते हैं और इनके हस्तांतरण पर कोई लाभ होता है तो ऐसा लाभ कर योग्य पूंजी लाभ कहलाता है। इसमें कौन कौन सी होगी? सबसे पहले आ रही है हमारे जो व्यापार के प्रयोग की स्थायी संपत्तियां हैं। ये संपत्तियां चाहे हास योग्य हो या न हो वो मानी गई पूंजी संपत्ति होगी। अंश और प्रतिभूतियां हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि है। इसके अलावा अन्य कोई भूमि एवं भवन है जो गांव में स्थित हो अथवा शहर में, या चाहे स्वयं के आवास में काम आ रहा हो या किराए पर उठाया गया हो या व्यापार के काम में आ रहा हो, तो उसको हम पूंजी संपत्ति मानेंगे। इसके अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनम, कीमती पत्थर है, जेवर है आदि भी पूंजी संपत्ति माने जाते हैं। इसके अलावा अदृश्य संपत्तियों में हम लेते हैं ख्याति ले लेते हैं, या अंश क्रय करने का अधिकार है, या एक साझेदारी संस्था में साझेदार का हिस्सा है, या वस्तुओं के निर्माण करने का जो लाइसेंस मिला है, या मार्गों के जो परमिट है, किराएदारी का अधिकार है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है। ये जो संपत्तियां हैं इनको हम पूंजी संपत्ति मानेंगे। यानी ये मानी गई पूंजी संपत्तियां मानी जाएगी। लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो अदृश्य संपत्तियों में जो आता है अंश वगैरह है, ये सब चीज़ें, इनको यदि व्यापार में स्टॉक के रूप में रखा जाता है तो इसको पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। और ख्याति के संबंध में भी है कि व्यापार की ख्याति को हम पूंजी संपत्ति मानते हैं, लेकिन पेशे की ख्याति को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि पूंजी संपत्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पूंजी संपत्ति हमारी 2 प्रकार की हो सकती है, एक अल्पकालीन और दूसरी दीर्घकालीन। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां, जिसको धारा 242(a) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार कि सामान्यतः अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आशय ऐसी पूंजी संपत्ति से है जो हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह या उससे कम अवधि के लिए रही हो। यानी ऐसी कोई भी संपत्ति हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह या 3 वर्ष की कम समय अवधि के लिए रही है तो उसे हम अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानते हैं। लेकिन कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती है जिसको यदि वो करदाता के पास 12 माह या इससे कम अवधि के लिए रहने पर ही उसको हम अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है स्टॉक
एक्सचेंज पर सूचित जो समतांश या पूर्वाधिकार अंश है या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स है। इसके अलावा जो सूचित प्रतिभूतियाँ, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि है, ये हो जाता है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी जो यूनिट्स है वो हो जाएगी, या जीरो कूपन बॉन्ड है उसको हम अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, यानी ये संपत्तियाँ 12 माह से कम अवधि तक रहने पर ही अल्पकालीन मानी जाएगी, और 12 माह से अधिक समय अवधि के लिए पास में रहने पर ये दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। इसी तरह कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो 24 माह या इससे कम समय अवधि के लिए रहने पर ही उसे हम अल्पकालीन मानेंगे, अन्यथा वो दीर्घकालीन संपत्ति में काउंट होगी। तो इसमें हमारा आ जाता है कंपनी के असूचित अंश हो जाएंगे, जिसमें समता एवं पूर्वाधिकार दोनों अंश शामिल है, और भूमि एवं भवन दोनों अचल संपत्ति, जिसको हम 24 माह से कम अवधि की रहने पर ही अल्पकालीन मानेंगे, इससे अधिक समय अवधि पर रहने पर इसको हम दीर्घकालीन संपत्ति मानेंगे। इसके पश्चात अब आता है हमारा दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियाँ। तो अभी बताया था ऐसी पूंजी संपत्तियाँ जो अल्पकालीन नहीं है उनको हम दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानते हैं, अर्थात ऐसी पूंजी संपत्ति जो हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह से अधिक अवधि के लिए रही हो, उसे हम दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानते हैं। और बाकी कुछ संपत्तियां जो 12 माह की समय अवधि वाली है, या कुछ संपत्तियां जो 24 माह की समय अवधि की है, उनके लिए 12 माह या 24 माह से अधिक समय अवधि के लिए पास में रहने पर वो हमारी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। धन्यवाद।